हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर की स्टोरी। और ये जो है 11th क्लास की जो हॉर्नबिल बुक है उसका सेकंड चैप्टर है और इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इस कहानी के अंदर जो राइटर हैं वो जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो वर्ल्ड टूर किया गया था उसी को रिपीट करने का डिसाइड करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में। और इसके लिए वो बाकायदा प्लानिंग करते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और उस नाव का नाम रखा गया वे वॉकर। वे वॉकर जो है उसको टेस्ट किया गया अगेंस्ट द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड टू इंश्योर दैट देयर जर्नी वो वुड बी वेरी सेफ। ओके। और फिर इसके बाद में जब जर्नी स्टार्ट होती है, जो प्लाईमाउथ है इंग्लैंड में, वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज इनको फेस करनी होती हैं, लेकिन जो नैरेटर है उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, although he was a businessman and he was 37 years old, but still he was very much confident, and it was his iron will and confidence that saved not only himself but his family also. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो किसी व्यक्ति की जो आयरन विल है, जो डिटर्मिनेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, उसका बड़ा रोल होता है ओड सिचुएशन से फाइट करने में, जूझने में। तो किस प्रकार से उसने अपनी फैमिली को बचाया जब उसकी जो बोट है वे वॉकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग तूफ़ान में फंस जाती है, काफ़ी वॉयलेंट स्टॉर्म होता है, उसमें फंस जाती है। तो किस प्रकार से उसने एफ़र्ट्स किए और उसने अपने परिवार को और ख़ुद को बचाया, तो इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So, here the writer wants to tell us that in 1976, with his wife Mary. So, what was the name of his wife? Mary. And with his son, whose name was Jonathan, who was 6 years old, and his daughter, whose name was Suzanne, and she was 7 years old. They started their journey from Plymouth, is a place in England, to duplicate. Duplicate means to repeat the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने जो लगभग 200 वर्ष पहले जो समुद्री यात्रा की थी, उसी संसार की समुद्री यात्रा को रिपीट करने के लिए नैरेटर ने 1976 में अपनी वाइफ मैरी और उनका अपने लड़के जोनाथन और उसकी लड़की जो सुजैन जिसका नाम था उसके साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं प्लाईमाउथ नामक प्लेस से, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Here, the narrator wants to tell us that for the last 16 years, they had been preparing for their world tour, and he was 37-year a businessman, and they wanted to repeat the world tour in the sweet memory of famous explorer Captain James Cook, and they were repeating all their exercises, all their life-saving drills in the British waters. British waters means जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो आसपास में जो नदी थी, पानी थी, जहाँ पर भी मिला, समुद्र मिला इनको, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को जो इनकी जो सी फेयरिंग स्किल्स हैं, यानी कि जो लाइफ सेविंग स्किल्स होती हैं, उनको अच्छे से परफेक्ट किया, उनकी प्रिपरेशंस की। Our boat Waywalker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और जिनकी जो बोट थी that was 23 meters long and 30-ton wooden-hulled beauty, and the boat was professionally built, and they spent months to fitting it out, and they tested it
against the roughest weather they could find. The first leg of our planned 3-year 1,05,000 journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हे द नरेटर हमें बताते हैं कि उनकी जो पहली जर्नी का जो फर्स्ट फेज़ था, लैग का मतलब फर्स्ट फेज़ ऑफ देयर जर्नी, एंड द टोटल जर्नी वाज 1,05,000 किलोमीटर्स एंड उस जर्नी का जो है इन्होंने एक चरण पूरा कर लिया। जो फर्स्ट फेज़ था उनका उन्होंने पूरा कर लिया था, और वो जर्नी जो इन्होंने कंप्लीट की थी, जो वन फेज़ कंप्लीट किया था, दैट वाज कंप्लीटेड प्लेजेंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड दे सेल डाउन मीन्स दे एंकर्ड देयर बोट at the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Weasel and Swiss Hub Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. And before starting their journey, दे मिनटों से वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने की ईस्ट की डायरेक्शन में जाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने दो जो क्रूमैन थे, क्रूमैन मीन्स द मैन हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग द बोट और ड्राइविंग अ बोट, तो अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हब सिजलर, इन दोनों क्रूमैन को साथ लिया उन्होंने, ताकि ये जो सबसे ख़तरनाक जो सदर्न इंडियन ओशन है उससे ये फ़ाइट कर सकें, जो कि काफ़ी रफ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है उसके अंदर। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. So here the writer, it was the second day of the journey, when they left Cape Town, and on the second day they began to encounter strong gales. Gales means strong winds. Mean to say they began to encounter strong winds. Strong winds began to blow, and for the next few weeks वो कंटिन्यूसली तेज़ हवाएं चलती रही। लेकिन जो अंधड़ थे, जो आंधी थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, उससे इसको कोई भी ज़्यादा इनको परेशानी नहीं हुई, इससे कोई चिंता नहीं हुई इनको। लेकिन जो वेव्स का जो साइज़ था, दैट वाज रियली अलार्मिंग एंड दैट वाज रियली बोदरिंग, एंड द साइज ऑफ द वेव्स वाज अप टू 15 मीटर्स, एंड दैट वाज एज हाई एज देयर मेन मास्ट। जो बोट के अंदर जो बिल्कुल वर्टिकल जो बूम होता है, उसकी उतनी हाइट जितनी जो है लहरें पानी में उठ रही थी, दैट वाज रियली अलार्मिंग। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town, एंड 25 दिसंबर के आसपास ये कैप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर ईस्ट में थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. हालांकि despite का मतलब होता के बावजूद, in spite of, atrocious means violent। हालांकि रफ़ वेदर के बावजूद भी, वॉयलेंट वेदर के बावजूद भी इन्होंने क्रिसमस ट्री के साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. They also celebrated New Year, and but there was no change, though there was no improvement in the weather, and they also speculated that the weather should change very soon, and it also changed, but it changed for the worse. For the worse means नरेटर ने सोचा था कि मौसम बदलेगा, और बदला भी, लेकिन ये बदल के और भी ज़्यादा ख़राब हो गया अच्छे होने की बजाय। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic, एंड 2 जनवरी को जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा जाइजेंटिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती हैं, उनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots,
अब यहाँ पर होता क्या है कि उनके पास में जो है इनकी छोटी सी, वो सिर्फ एक जो स्टॉर्म विज जिब होती है। जिब क्या होता है? जिब एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर साइज की जो है शेप की एक छोटी पाल होती है, जो सेल होती है, जिसे ये तूफान के दौरान जो है बोट को डायरेक्शन देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इनकी जो बोट थी उसके द्वारा ये जो अब स्पीड कवर कर रहे थे, जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इनकी जो स्पीड थी वो भी 8 नॉट्स थी। ठीक है, 8 नॉट्स जो है एक तरीके से उनकी यूनिट है डिस्टेंस की। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless and enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. And as the ship was sailing on top of each wave, they could see endless means जिसका कोई अंत नहीं हो, and more means very large, very vast, इनको बहुत ज़्यादा समुद्र जो लंबा लार्ज जो सी था, ओशन था, वो देख सकते थे, जो कि इनकी तरफ रोल कर रहा था, जो वेव्स रोल कर रही थी, और हवाएं जो हैं वो इनके कानों के पास से गुजर रही थी। दैट द एयर वॉज such a way blowing that it seemed to be scream, and it was very painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो इन्होंने बोट की स्पीड को कम करने के लिए जो स्टॉर्म जिब है उसको भी नीचे उतार दिया। इन्होंने हैवी मूरिंग का मतलब होता है बहुत भारी भरकम तरीके से रस्से वगैरह बांध दिए इन्होंने। जो स्टर्न होता है, जो जहाज़ का जो पिछला हिस्सा होता है, उसके साथ में इन्होंने रस्से को अच्छे से बांध दिया। उसके साथ जो मेन मास्ट होता है, यानी कि जो वर्टिकल जो डंडा होता है शिप के ऊपर, उसके साथ में और स्टर्न के साथ में बांध दिया। Then we double lashed everything. We went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. इसके बाद में उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को जितने भी रस्सियाँ वगैरह थी उनको डबल कर दिया, और इन्होंने अपनी जो लाइफ रैफ्ट ड्रिल हैं, यानी कि अपने जीवन बचाने की जो ड्रिल्स थी, जो अभ्यास था, उसको किया, और लाइफ लाइन जो होती है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया। इन्होंने अपने जो ऑयल स्किन्स होती हैं वो पहन ली, और लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहन ली, और ये वेट करने लगे। किस लिए? टू एनकाउंटर द रफेस्ट वेदर, टू एनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग वेव्स। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन था आने वाले खतरे का, इम्पेंडिंग मीन्स होता है कमिंग डेंजर, कमिंग डिज़ास्टर, डिज़ास्टर कौन होती है? आपदा, जैसे कामिटी भी कहते हैं उस, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो जो कोरोना है ये भी एक डिज़ास्टर है, और इसके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जिसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, वो डिपार्टमेंट इसमें काम करता है। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और लगभग 6 बजे शाम के समय आने वाले जो खतरा, जो आपदा जो थी, उसका पहला इंडिकेशन इनको मिला। विद एन ऑमिनियस साइलेंस, और किस रूप में मिला कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ बिल्कुल शांति हो जाती है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा रुक जाती है और एकदम से आसमान बिल्कुल काला हो जाता है, गहरा हो जाता है। देन केम ए ग्रोइंग रोर, इसके बाद तेज़ आवाज़ आती है। एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट टू द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल जो था वो शिप के ऊपर लहरा रहा था। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और डर के मारे जो नैरेटर ने रियलाइज़ कर लिया कि ये बादल नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पानी की बहुत बड़ी वेव थी ओशन के ऊपर, जो कि इनके बोट के ऊपर गिरने वाली थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। अब क्या हुआ कि ये जो लहर थी, जो वेव थी, ये बिल्कुल वर्टिकल दिखाई दे रही थी, और जो दूसरी लहर थी उनसे लगभग ये ट्वाइस दुगनी थी, और ये काफ़ी ब्रेकिंग क्रेस्ट विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। अब क्या होता है कि वो बिल्कुल इनके ऊपर गिरने वाला था, पानी काफ़ी भयानक था।
The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. और जैसे उस लहर के ऊपर, उस वेव के ऊपर शिप आगे मूव करता है, उसी समय क्या होता है कि बहुत तेज़ वहाँ पर आवाज़ होती है। अचानक वहाँ पर थंडर का मतलब आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक क्षण के लिए तो उनको ऐसा लगा कि ये उस वेव के ऊपर से राइड कर सकते थे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक। फिर अचानक एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ धमाका होता है और उसने पूरे डेक को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. तभी वहाँ पर एक पानी की बहुत ज़्यादा बौछार, जो कि ग्रीन वाटर था, वाइट वाटर था, हरे और सफ़ेद पानी की जो बौछार थी, तो वो शिप के ऊपर गिर जाती है, वो लहर गिरती है पानी की। उसके बाद में क्या होता है कि हेड ऑफ द नैरेटर स्मैश्ड इनटू द व्हील। व्हील का मतलब होता है स्टीयरिंग व्हील, जिसे शिप को कंट्रोल किया जाता है, उसमें जाकर के टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और उस समय इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे ये ओवरबोर्ड यानी कि डेक के ऊपर जैसे फ्लोट कर रहे हों और ये पानी के नीचे सिंक कर रहे थे, डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और इन्होंने, नैरेटर ने क्या किया, अपनी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे जैसे इनकी कॉन्शियसनेस जो है वो जा रही थी, चेतना शक्ति जा रही थी, जैसे जैसे बेहोश हो रहे थे, उसी तरीके से इन्हें उस समय इन्होंने काफ़ी पीसफुल महसूस किया, क्योंकि ही वॉज गोइंग टू स्लीप। स्लीप का मतलब यहाँ पर जैसे मरने वाले थे, ऐसा लग रहा था इनको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। I hope you must have got the essence of the story, the summary of the story properly, and line to line we are reading it out, and I hope you must have got the meanings. You must have gone through the word meanings which I have already given you. And if you are a newcomer to my channel, then please do subscribe to the channel and share with your friends. Okay, and if you have any suggestions or complaints, please write it down in the comment box. Thank you. Have a nice day.